नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा चुनाव का प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। बीजेपी को जहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वहां कांग्रेस भी अंतिम दौर में जीतने के लिए और कड़ी मेहनत करने को मजबूर हो गई है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। ये चुनावी रथ यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने जीतने की संभावना वाली सीटों पर फोकस करते हुए यात्रा का रूट मैप तैयार कर दिया है। राहुल गांधी 30 सितंबर से नारायणगढ़ से पदयात्रा शुरू करेंगे, जो कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी। बड़ा सवाल है, चुनावी रैलियों से हटकर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पदयात्रा करने का यह दांव क्यों चला? जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दामाद और डीलर वाला मुद्दा उठाकर करप्शन पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, उसका जवाब देने के लिए राहुल अब खुद मैदान में उतरे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी पलटवार किया है। रॉबर्ट ने कहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी फिर से मुझ पर निशाना साध रही है। उधर प्रियंका ने कहा, ऐसे घिसे पीटे आरोपों को सुनकर जनता थक चुकी है। बड़ा सवाल फिर यही है, अंतिम दौर के मुद्दों का फ्लोटिंग वोटर पर कितना असर होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। बनना चाह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम धन्यवाद देखो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद एक मिनट मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, विशेष तौर पे धन्यवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता आ रहे हैं। अपने काम नहीं बता रहे, इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस में। यानी कि वो मान रहे सरकार तो कांग्रेस की आई गई है। तो ये हम धन्यवाद करते हैं उनका। हरियाणा में जबरदस्त चुनावी गहमागहमी है और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सुशासन है उसको फाड़ फेंकना है, क्योंकि लंबे समय से पूरा देश जानता है कि वहाँ किसान आंदोलन पर
अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं के साथ जो छल किया है, और तीसरा पहलवान के आंदोलन को भी लोगों ने देखा है। ये 3 बड़े मुद्दे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकार के नाकामी है, अफसरशाही है, इससे लोग बेहद परेशान हैं और परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं समझता हूँ 5 तारीख को जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ होगा। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अदानी का लगता है, और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा। इधर से राहुल गांधी लगातार हरियाणा की चुनावी रैलियों में जबरदस्त हमले कर रहे हैं। क्या हरियाणा में कांग्रेस अपर हैंड ले रही है या फिर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ रही है? बड़े सवाल हैं, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनके पास चलेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव शुरू हुआ था, जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, तकरीबन 9.5 साल सरकार चली, उसको लेकर बताया जा रहा है कि जनता के बीच पे अच्छा संदेश नहीं गया। उसके बाद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद का ताज सौंप दिया। और अब जब सवाल हो रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो बीजेपी कहती है कि नायब सिंह सैनी का जो कार्यकाल है उस पर बात करिए, हरियाणा में जो आगे आने वाला है वो बात करिए, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादे किए हैं उस पर बात करिए। उस पर बात चल रही थी। इस बीच कांग्रेस कहीं बढ़त लेते दिखाई दी तो बीजेपी ने जोरदार करप्शन वाला दांव चला। दामाद जी की एंट्री कराई गई और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर पहले आरोप लगते थे कांग्रेस की पुरानी सरकारों के जमाने में कि रॉबर्ट वाड्रा जमीन का सौदा करते हैं, उन्हीं आरोपों को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उतार दिया है और मजबूर होकर रॉबर्ट वाड्रा को जवाब देना पड़ा कि आप अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे और हमारे ऊपर जो आरोप है वो लगाकर आप समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी कांग्रेस की बढ़त रोकने में कामयाब हो गई है? और क्या राहुल गांधी जिस तरह से पदयात्रा में निकल रहे हैं, कल से निकलेंगे 3 दिन के लिए, और पदयात्रा वाला जो दांव है वो कितना कारगर होगा? जीटी रोड का जो इलाका है हरियाणा में, वो बहुत बड़ा वोट का बड़ा बैंक है। राहुल गांधी उसी पर जो है पूरा केंद्र करने जा रहे हैं अपना अगला 3 दिन का दौरा। आमतौर पर चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में समय कम होता है तो नेता तूफानी रैलियां करते हैं।
हवाई जहाज चलते हैं, बड़े बड़े रथ यात्राएं निकालते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसके उलट पदयात्रा निकालने का जो दांव चला है वो कुछ अलग है। क्या ये जो है मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? जिस तरह से दलित और जाट का मुद्दा चला, कहा गया कि शैलजा नाराज हैं। कांग्रेस की सांसद शैलजा को हरियाणा में दलित वोटों का अच्छा जो है उनको समर्थन हासिल है। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में शैलजा को भी लिया। उसके बाद कांग्रेस को थोड़ा सा जो है समर्थन और होता दिखाई दे रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राकेश भड़ाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। सबसे पहले कमल हांडा के पास आना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता सुकीर्ति जैन अभी थोड़ी देर में जोड़ने वाले हैं। कमल हांडा जी, जिस तरह से राहुल गांधी कल पद यात्रा निकाल रहे हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता नहीं है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बहुत समय कम होता है और नेता लोग अपना समय बचाना चाहते हैं और तूफानी रैलियां करते हैं, लेकिन जिस तरह से पदयात्रा निकाली जा रही है, इसके पीछे क्या रणनीति है आप लोगों की? सर, आपका नाम नहीं मुझे पता। नवीन पांडे कहते हैं जी। पांडे जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार और पैनलिस्ट को भी मेरा सादर नमस्कार। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हमें गिराने के चक्कर में भाजपाई हजारों बार गिरे, बार बार गिरे। आज जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं साहब, जाती मकान थोड़ी है। तो बात ऐसी है सर कि ये वक्फ बोर्ड का भी ले आए हैं चुनाव के दौरान, जो कि शीतकालीन में डिस्कस होना था। आप इनकी बुद्धि देखिए भाजपाइयों की, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि एक होता है अनपढ़ होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, एक होता है कुपड़। ये सारे कुपड़ों की जमात है भाजपाइयों की जो है। इस टाइम बहुत बिलबिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि नायब जी अपने पोस्टर पर खट्टर जी का चित्र नहीं लगा रहे, उनको पोस्टर से बाहर किया हुआ है। उनकी रैली को संबोधित करने अमित शाह जी पहुंच गए, मोदी जी ने ज्यादा चक्कर नहीं लगाए। और सोनीपत में जो आए वो उन्होंने 22 विधानसभाओं से जो लोग बुलाए थे अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए सोनीपत में, परसों तरसों की बात है, 500 भी एक आप सोचिए विधानसभा से नहीं पहुंचा, सिर्फ 10,000 लोग पहुंचे। खाली कुर्सियों को बड़े जोश से भाषण देते हैं और ये काम नायब सैनी जी भी करते हैं। खाली कमल हांडा जी, अगर इतना कुछ जोर है तो राहुल गांधी जी को पदयात्रा क्यों करनी पड़ रही है? क्यों ना करें? हमने जोड़ा देश को कैसे, ये आपको नहीं पता क्या? भारत जोड़ो पहले यात्रा की थी उन्होंने, उसके बाद जब 150 सांसदों को निरस्त करके आनंद फानन में 47 कानून उन्होंने अपनी मर्जी से बना लिए, जो कि देश हित में नहीं थे, सिर्फ इनके मित्रों के जो है अडानी और अंबानी के हित में थे, वो कानून इन्होंने बनाए। आज तक हमारे भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी सांसदों को इस बात पे निरस्त नहीं किया गया जब हम सत्ता से सवाल पूछते हैं। तो क्यों तकलीफ होती है जब हम मोदी जी को, जब अडानी का नाम लिया जाता है, बैन कर दिया गया ना, A1 A2 बोला जाता है, और वो पद यात्रा करें तो किसी को तकलीफ क्या है? हम अपना, हमारे अपना तकलीफ नहीं है। कमल हांडा जी, थोड़ा समझाइए हमको कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आमतौर पर जो नेता हैं वो तूफानी रैलियां करते हैं, बहुत हर विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी पदयात्रा निकाल के तो कुछ ही क्षेत्रों में जा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ जो है, जो चलन है उससे अलग है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्या रणनीति है इसके पीछे? बता देती हूँ सर मैं आपको। ऐसा है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 2 राज्यों में ये चुनाव, अभी महाराष्ट्र का ये घोषणा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि वहां पर भी हालत बहुत पतली है, दाल बहुत ज्यादा पतली है। तो राहुल जी वहां पर भी गए। इधर भी जो पद यात्रा जो आप कह रहे हैं 4 दिन की चलेगी और पूरे हरियाणा को कवर किया जाएगा, ये आपको बता दूं मैं। अगर वो इस टाइम भी आ रहे हैं तो इसके पीछे हमारा भी है कि हमारा इंपैक्ट जो है लास्ट मोमेंट तक रहना चाहिए। हमारा इंपैक्ट है क्योंकि हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए कभी वक्फ बोर्ड की जमीन की ले आते हैं, कभी दलाल और दामाद की ले आते हैं, लेकिन अपने सरकारी दामादों की बात नहीं करते हैं। ये जो इनके 11 सरकारी दामाद थे जो गुजरात के रेपिस्ट और मर्डरर्स थे, बिल्किस बानो के, उनको हार पहनाए गए अच्छे कंडक्ट के बेस पर। आप सोचिए जरा, जो खूनी और बलात्कारी हैं उनको उनके अच्छे व्यवहार के बेस पर उनको जेल से निकाला गया, मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहीं धकेल दिया जहां पर वो जो उनकी असली जगह थी। और दामाद बृजभूषण शरण सिंह की भी बात कर लीजिए सर आप। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या किया, उसको अपने पास बिठा कर रखा प्रधानमंत्री ने। इधर से संदीप सिंह, मतलब आप देखिए BHU के छात्रा का जिसका गैंग रेप किया था पांडे, पटेल और चौहान, 3 लोगों ने उनको 7 महीने में उनको बाहर कर दिया। और दूसरे लोगों को झूठे केसेस में आपने 500 दिन, साल 1.5 साल हो गया, आप उनको निकलने नहीं दे रहे हैं।
और रेपिस्ट को आप 7 महीने में, यानी कि आप रेपिस्ट और प्रज्वल रवन्ना को डिप्लोमेटिक पार्टनर, वो भी तो इनका बहुत बड़ा दामाद था। ठीक है कमल हांडा जी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हरियाणा के चुनाव में कितना असर डालेंगे? 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड और दीजिए, मैं बात खत्म करूं अपनी। मैं आगे ये कहना चाह रही थी कि जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के द्वारा जर्मनी भेज दिया गया था, प्रज्वल रवन्ना 2976 व्यभिचारियों का आरोपी, जिसको प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे कि आप इसको वोट देंगे तो मुझे मजबूत करेंगे। भाई सही बात है, प्रधानमंत्री को लुच्चे लफंगे बलात्कारी गुंडे भी ऐसे ही लोग इनको मजबूत करते हैं। इनको वैसे भी चाहते थे ना विपक्षहीन और कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन भाजपा का तो खुद ही कांग्रेसीकरण इतना हो गया कि कुछ कहने की हद नहीं है। उनको खींच के लाते हैं, चंदा धंधा छापा इन्होंने क्या किया, दामाद ही है वो भी इनके। ठीक है कमल जी, ठीक है, आता हूं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक एक बयान सबका हो जाए जरा। कमल हांडा जी, राकेश भड़ाना जी माफ कीजिएगा, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का विरोध कर ही नहीं पा रही है और कांग्रेस जो है अधिकांश सीटों पर खुद कह रही है कि बहुत बढ़त लिए हुए, तो आप जो है कांग्रेस के वोट ही काट रहे जहां तक है। ना तो हम किसी की वोट काटने के लिए आए, ना हम किसी को से समझौता करने के लिए आए हैं। हम हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आए हैं और जिसका आप देख रहे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में रैली कर रहे थे, इस तरह माहौल हरियाणा में बनने लगा है। रही बात कांग्रेस की, मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, हरियाणा के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई, देश पे ले जाओ, फलाने पे ले जाओ, ढिगने पे ले जाओ। अरे हरियाणा के मुद्दों पे बात करो। आपने हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2-2 बार मैनिफेस्टो हरियाणा में कांग्रेस को घोषणा पर 2-2 बार घोषणा करनी पड़ी। और दूसरी बात और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 10 साल का शासन इन्होंने किया हरियाणा में, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने, ये अपनी उपलब्धियां बताए। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में क्या किया ये बताए और आने वाले समय में ये क्या करेंगे ये बताए, परंतु ये सब कुछ नहीं बता रहे। आप बात करोगे हरियाणा की, ये ले जाएंगे देश पे। आप बात करोगे रोजगार की, ये ले जाएंगे दामाद पे। आप बात करोगे बेरोजगारी पे, ये कहीं और ले जाएंगे। ये कांग्रेस का अपने एक चरित्र है, ये पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ पांडे जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी हरियाणा में कुछ बचा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक जात नॉन जात की बात करनी है, ओबीसी की बात करनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ गए वो 25 लाख रोजगार जो आप हरियाणा में देने की बात कर रहे थे, कहाँ गए वो महिला सुरक्षा की ये बात करते थे, पूरे हरियाणा में सीसी कैमरा लगाने की ये बात कर रहे थे, कहाँ गए वो विकास जहाँ पे ये बात करते थे समान विकास होंगे, कहाँ गए वो भ्रष्टाचार जहाँ कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा को करेंगे। पांडे जी अगर आप रोजगार की अगर हम बात करें तो आज हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में पहुंच गया। अगर आज हम क्राइम की बात करें तो हरियाणा पहले नंबर पे ऐसा प्रदेश बन गया जो क्राइम में नंबर 1 है। अगर आज हम भ्रष्टाचार की बात करें तो हरियाणा में कोई एक ऐसा जिला बचा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार चरम पे ना गया हो। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो आप देखिए पूरा हरियाणा के युवा जो बेरोजगारी भत्ता लिया करते थे, पहले 7.5 लिया करते थे, इन्होंने वो काट के 3.5 पे ले आए। ये कहते 3,000 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने काट दिया। तो चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, पांडे जी सब लोग इनसे परेशान है। और इन्हें पता था कि 9.5 साल बाद जब खट्टर साहब के नाम पे वोट मांगने की बात करते थे, खट्टर साहब के नाम पे कहा करते थे कि सबसे ज्यादा विकास अगर हरियाणा में किसी ने किया तो खट्टर साहब ने किया। ऐसी क्या नौबत आ गई पांडे जी, 9.5 साल बाद इन्हें खट्टर साहब को बदल दिया और आज ये ओबीसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 9.5 साल आपको ओबीसी याद नहीं आया, अब क्यों याद आया? क्योंकि पांडे जी ने पता था कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, पूरा प्रदेश ठीक है इनकी तरफ इस तरीके से आज हरियाणा में। ठीक है, पूछ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुकीर्ति जैन साहब। पूरी बात पांडे जी, 1 सेकंड में पूरी बात कर दूंगा। आपने कांग्रेस को इतना समय दिया, 1 मिनट की मैं बात करना चाहता हूँ कि आज हरियाणा में पूरा हरियाणा जानता है कि ना जात पे ना पात पे सिर्फ एक बात पे मोहर लगेगी, वो लगेगी विकास पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे। जो आज हमने पंजाब में दिल्ली में देने का काम किया वो आज हम हरियाणा में भी देंगे। ये बात 36 बिरादरी के लोग जानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो हमेशा करके दिखा है। चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, शानदार हमने मोहल्ले क्लिनिक बनाए, शिक्षा की बात करें तो शानदार हमने स्कूल बनाए। तो वो हरियाणा में हम 5 गारंटी लेके आए हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पे पांडे जी
हाँ, ये 5 गारंटी हरियाणा में लागू करेंगे। ठीक है राकेश जी, ठीक है। सुकीर्ति जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सुकीर्ति जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी पदयात्रा में निकल रहे हैं, चुनाव हरियाणा के चुनाव के अंतिम दौर में, ये चलन से अलग है और उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी जो अपने आरोप लगा रही है इस समय, जो है, आप चाहे दामाद वाली बात कर रहे हो, चाहे जो है करप्शन वाली बात कर रहे हो, ये सब बातें जो है जनता ये नहीं पूछेगी कि आपने 10 साल में अपने जो काम किए हैं उस पर बात करिए। आप जो है कांग्रेस की जो पुरानी 10 साल पहले की सरकार थी उस पर बात कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि कांग्रेस का जो स्वरूप आएगा वो वही रहेगा जो 10 साल पहले था, और उस चीज के लिए यदि मोदी जी ने जनता को रिमाइंड कराया है, याद दिलाया है कि भाई आने वाली कांग्रेस की सरकार में क्या होगा, उसमें ऐसा बताने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी बात जो है, जनता जब वोट डालने जाती है तो वो पूरे हिसाब किताब अपने दिमाग में रखकर निर्णय लेता है। आज केवल हिंदुस्तान के किसी भी एक राज्य का यदि चुनाव है, हरियाणा की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज मिलिट्री में जाता है और सैनिक बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं, तो वो इस बात को भी समझते हैं कि भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अकेली केंद्र की सरकार नहीं, हरियाणा का युवाओं का भी योगदान होता है। और जब मोदी जी का नेतृत्व मिलता है तो हरियाणा के युवाओं का नेतृत्व दोनों मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। दूसरी बात जो है, जहां तक प्रश्न उठता है कि केवल एक राज्य के चुनाव की स्थानीय स्तर पर कोई घटनाक्रम हो सकते हैं, उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह का चुनाव का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर जब नेतृत्व मजबूत है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी बौद्धिक क्षमता आज पूरे विश्व स्तर की है, आज विश्व स्तर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में मिलेगा। खट्टर जी का जहां तक प्रश्न उठता है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया है और एक लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जितना काम किया है, जब कोई इतने वर्षों तक रहते हैं, जनता की कुछ अपेक्षाएं बढ़ भी जाती हैं, कुछ पूरी भी नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि काम यही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चीज शेष बाकी रहेगा उसको निश्चित रूप से। सुकीर्ति जैन साहब, आप तो आंकड़ों बात करते हैं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता दूं। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सरकार खड़ी रहेगी और प्रदेश की जनता की इच्छाओं की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। सुकीर्ति जैन साहब, एक आंकड़ा बता दूं आपको, हरियाणा में दलित वोटर 21% है और जाट वोटर करीब 24-25% है। ये दो जो वोट हैं ये तय कर देते हैं कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। एक झलक आपको दिखा दूं, पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आप 5 सीटें हार गए थे तो दलित वोट है वो आपको 2019 में जो 51% था वो 24% पे आ चुका है, और जाट वोट बीजेपी को जो 52% पे 2019 में था वो 2024 में 21% पे आ चुका है। ठीक है, उसे उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का दलित वोट 25% से 68% पहुंच चुका है और कांग्रेस का जाट वोट 35% से 64% पहुंच चुका है। यह झलक दिखती है हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। खैर, लेकिन वो चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आक्रामक तौर पर उभर के आई है और अब कांग्रेस को घेर रही है, आपको अपने कामों का हिसाब देना चाहिए था। आप जो है दामाद वाला, अब दामाद अगर कोई एक्शन होना 10 साल में, क्यों एक्शन नहीं लिया आपने? हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वहां की जनता दिल्ली से जुड़ी हुई प्रदेश है और जनता वहां की स्वयं जागरूक है। जिन परिस्थितियों में वहां पर पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जो लहर चलाई है उसका तो आकलन करेंगी ही वहां की जनता, और उसका आकलन करके निश्चित रूप से वो वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में अलग अलग स्टैंड रहता है। जिस तरह की दिल्ली में पिछला हमने अनुभव देखा है कि केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से आती है, फिर दूसरे दल का रहता है। यहाँ निश्चित रूप से यदि 5 सीटें, आधी सीटें यदि बीजेपी को से कांग्रेस के पास चली गई हैं तो वो वापस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि उसके साथ में मोदी जी का नेतृत्व उनकी पीठ पर
हाथ ठीक है, रखे हुए मोदी के है। भरोसे बीजेपी बैठी हुई है। विजय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा का हाल बीजेपी का साथ बेहाल कर दिया, 5 सीटें छीन ली बीजेपी से, और अब राहुल गांधी अंतिम दौर में बेहद आक्रामक हो चुके हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। आमतौर पर पूरा भरोसा लगता है उनको, लेकिन शैलजा प्रकरण खास तौर से दलित वोटों के लिहाज से उनको थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहा कांग्रेस को। आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो है बढ़त ले पाएगी? देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में काम कर रही है, और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहीं भी जो राज्य सरकार के कामकाज की कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। और जहां तक बात मुख्यमंत्री खट्टर की है, क्योंकि वो केंद्र में भी अभी मंत्री हैं और लगातार सभाएं भी कर रहे हैं वहां पे। मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें किसी एक लड़के ने उनकी सभा में कहा कि साहब जो है, यहाँ बीजेपी की सरकार तो रिपीट हो सकती है, लेकिन आप ये विधानसभा का क्षेत्र नहीं जीत सकते। उस वीडियो में नाराजगी दिखाई उन्होंने, और उस लड़के को कहा कि भाई इसे मेरी सभा से बाहर कर दिया जाए। असल में ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जो सरकार के प्रति विरोध है या विरोध का जो स्वर है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। जब सभाओं में खुल के लोग बोलने लगे, सामने से क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, तो ये मान लीजिए कि लोगों के दिमाग में उन सरकारों के प्रति अपने सवाल हैं, और वो उनके जो सवालों के उत्तर जो नहीं मिले पिछले 10 सालों में, वो अब खुले तौर पे जो चुनावों की रैलियां हैं और सभाएं हैं उनमें उठाए जा रहे हैं। ये एक वैसा होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके प्रति लोगों के दिमाग में ढेर सारे सवाल होते हैं, और सत्ता के प्रति जो एक रुझान है उसका एक निगेटिव इंपैक्ट आपको नजर आएगा। ये चीज अभी बीजेपी के इसमें नहीं, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे जो हरियाणा लोकल से जुड़े हुए नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। या जैसे मान लीजिए अगर आप 370 की बात करते हैं, तो 370 जो है अब तो आपने ऑब्सोलीट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस उनको उठाती है, तो उनके रेफरेंडम को आप हरियाणा में भी खड़ा करना चाह रहे हैं। तो क्या आप जो चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और हम जिन चीजों को हम अब इतिहास बना चुके हैं, क्या उसकी चर्चा पे भी वोट मांगा जा सकता है क्या? तो अब जो जाट वोट या दलित वोटों का जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना वो कॉन्फिडेंस जैसा कि दिखा रही है वो कि वो रीगेन कर रही है, और उसकी सभाएं जो हैं वो गृह मंत्री की ओर से अधिक हो रही हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं निश्चित तौर पे बहुत लिमिटेड है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की रही है उसका एक अपना जो कॉन्फिडेंस जो दिखना चाहिए था, कामकाज का दिखना चाहिए था, वो निश्चित तौर पे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, और जो एक लक्ष्य था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या निचले दर्जे के जो वोट है वो हमको मिलेंगे, जो करीब 21-22% के आसपास हरियाणा में बैठते हैं, तो क्या ये रणनीति भी फेल हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जोर देती नजर नहीं आ रही है, और इसीलिए राहुल गांधी शायद जो है पद यात्रा पर निकल रहे हैं, और उनको लगता है अंतिम दौर में जो कुछ नुकसान होगा उसकी भरपाई वो पद यात्रा के जरिए करेंगे, और साथ ही एक छवि का निर्माण करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजधर में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे।
अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करें हरियाणा के चुनाव की, जहां राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अंतिम दौर आते आते कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दामाद, दलाल, बहुत सारे करप्शन के मुद्दे लेकर बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पर। और क्या राहुल गांधी इसका जवाब दे पाएंगे? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ सुकीर्ति जैन जी है, प्रवक्ता बीजेपी के, राकेश भड़ाना जी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, कमल हांडा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, और विजय दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार। कमल हांडा जी, जिस तरह से आपने राष्ट्रीय मुद्दे गिनाए अपनी पार्टी के लिए, लेकिन जहां तक बीजेपी है बहुत जाति समीकरणों पर काम कर रही है और करप्शन को लेकर बार बार कांग्रेस को घेर रही है। और जो शैलजा जी हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं। दलित वोट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कांग्रेस की जीत में, लेकिन शैलजा केवल राहुल गांधी की सभाओं में आई। घोषणा पत्र में जब आपने जारी किया तब भी उनको नहीं रखा। तो शैलजा को लेकर आप लोग जो है, जो जनता के बीच में कंफ्यूजन है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रांतियां फैलाना इनका काम है। मैं आपको एक बताना चाहूंगी, आप मुझे वक्त दीजिएगा 2-2.5 मिनट का। मैं भड़ाना जी का भी जवाब दे दूंगी, बीजेपी का भी, और आपका भी जवाब दे दूंगी मैं। चोर मचाए शोर, जो खुद भ्रष्टतम है, जो खुद चंदा चोर पार्टी है, चंदा धंधा छापा जिन्होंने किया और वसूलखोरी गुजरात में भी थे। एक्सटॉर्शनिस्ट कौन था गुजरात में, और सोहराबुद्दीन केस, इशरत जहां केस और जस्टिस लोया का केस के में कौन इन्वॉल्व था, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, इन्होंने पहले भी इन्होंने भ्रांतियां ही फैलाई। कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, एक शाम को भ्रष्टाचार की बात करते हैं और अगले ही दिन अजीत पवार 70,000 करोड़ का आरोपी वो इनकी पार्टी में आ जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा है, अशोक चौहान है, शुभेंदु अधिकारी हैं, और आपके ये बहुत सारे लोग हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है। परिवारवाद की भी बहुत सारे इनके साथ उदाहरण है। पहले मैं जवाब देना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, जिन्होंने कहा कि हमने 2 बार हमने मैनिफेस्टो जारी किया। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनको अधूरी जानकारी है कि हमारे 7 टॉप अप पॉइंट्स थे। उसमें हमारे अब जो हमारा डिटेल्ड हमारा मैनिफेस्टो है उसमें SYL का मुद्दा भी है। क्या आप उस पर बात करेंगे? इसका भी जवाब दीजिए। और आपने पढ़ाई की जो बात आप करते हैं, आपका जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो IIT में कहते हैं क्या दिन थे, 30 रुपए में हमने IIT में हमने पढ़ाई करके आए। पूछना जरा जाके, वो कांग्रेस के बनवाए हुए थे, किसी और के नहीं बनवाए हुए थे। केजरीवाल जी तो पैदा भी नहीं हुए थे जब हमारे नेहरू जी का उस टाइम का माइंडसेट था, जो उन्होंने IIM, IIT, PGI, एम्स जैसे लेवल के जो है उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाए। दूसरी बात एक इनको मैं और बताना चाहूंगी, दल बदल के ये भी शायद कहीं आए, हमारा जरा मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लें उसके बाद बात करें। सारे मुद्दे तो हम ही ने उठाए, पहलवान, जवान और किसान का। आपने कौन से मुद्दे उठाए हरियाणा के? आपको तो हरियाणा के मुद्दे ही नहीं पता थे भाजपा के, सॉरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को। और आपने कहा न जात पे न पात पे, बिल्कुल ठीक है, न जात पे न पात पे, वोट डलेगा हाथ पे। ये आप सुन लीजिए। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? बेरोजगारी का मुद्दा हम ही ने उठाया, अग्निवीर का हमने उठाया, पहलवान बेटियों का हमने उठाया, किसानों का हमने उठाया और जवानों का हमने उठाया। आपने कौन सा मुद्दा उठाया? आप मुझे बताइए। हरियाणा में आप आ तो गए हैं, ठीक है, लेकिन आपने मुद्दे कौन से उठाए हरियाणा के? आपने कौन से एड्रेस किए हैं? ईमानदारी का जो ढोंग भरते हैं, 50 करोड़ का बंगला बना हुआ है, 8-10 लाख के पर्दे बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में 8 एक ही स्कूल को आप लिपापोती करके दिखा रहे हैं। 8 पॉइंट से हमारी शीला दीक्षित जी आइडेंटिफाई करके गई थी कि वो स्कूल बनने, वो आपने एक स्कूल भी नहीं बनाया। ठीक है, इसलिए आप ढकोसलेबाजी ज्यादा करते हैं। भाजपा में आप भी हैं, क्योंकि आप भी सरकारी विज्ञापनों पर ना, आप भी। कमल हांडा जी, लेकिन आपका मुकाबला तो बीजेपी से है ना, आप आम आदमी पार्टी पे इतना हमला कर रही हैं। बात कही सर, 1 मिनट बात सुनिए। उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में बोला तो मैं जवाब जरूर दूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं, मेरी पार्टी के बारे में कोई बोलेगा वो सुनने की भी मादा रखे। अब सुनिए आप भाजपा का,
1966 में हरियाणा बना सर। 1966 से 2014 तक बड़ा अच्छा भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। 4 दंगे इन्होंने करवाए, पहलवान बेटियों को इन्होंने पिटवाए, किसानों के लिए 7 लेयर बैरिकेडिंग इन्होंने की, नश्तर चुभोए, सड़कें रोकी, अभी भी पार्शली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खोला है, अभी भी किसान धरने पर है। और ये कहते हैं कि हमने जी विकास किया। विकास को आप जरा गलत सुन गए होंगे, इनके मुझे लगता है कानों में रुई डली होगी भाजपा के प्रवक्ता के। विकास, अगर आप विनाश को विकास कहते हैं ना, तो वो बेरोजगार खड़ा है आपके सामने, उनको भी आपने लाठियां मारी। आशा वर्कर्स को आपने जो कहते थे सरपंचों को 21 लाख देंगे, मेरी उनसे भी डिबेट हुई सर, 1 रुपया नहीं गया उनके खाते में। दूसरी बात 13,300 जो जमीनों की बात करते हैं, दामाद की बात करते हैं, इनके बहुत सारे दामाद हैं सर। अब मैं हरियाणा के तो मुद्दे मैंने बता दिए बहुत सारे हैं, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना, जिसने नहीं पढ़ा, नहीं अगर पढ़ना आता तो मैं पर्ची खर्ची वाला मुद्दा भी उठा रहे, पर्ची खर्ची जो इस पर कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है। किसने कह दिया जवाब नहीं दे रही? अरे कैसे कैसे मूर्ख लोग मैं कहती हूँ आ जाते हैं बात करने के लिए। खर्ची पर्ची भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। 3 करोड़ नगद लेते हुए कौन पकड़ा गया? सेक्रेटरी आपके एचपीएससी का। और बंगारू लक्ष्मण कौन था? 50 लाख कैश लेते हुए कौन पकड़ा गया? आप बताइए। और वो खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, ये अपने बारे में बात करते हैं। ये खर्ची पर्ची पहले शब्द कहीं एग्जिस्ट, कहीं वजूद में ही नहीं था। तो जो खुद भ्रष्टाचारी करे, मैंने कहा ना चोर मचाए शोर, जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया, प्रदेश में इतने काम हुए, मैं आपको अगर कहेंगे तो गिना भी दूंगी। शिक्षा की जो बात करी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने, प्रवक्ता ने, सॉरी, तो वो भी मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या बनाया। और खर्ची पर्ची की बात इन्हीं के टाइम से हमने सुनी, पहले तो थी ही नहीं। 3206 टीचर्स को भर्ती तो इनालो वाले हरियाणा में तो जब कांग्रेस सरकार थी कमल जी, आपको शायद याद नहीं होगा, पर्ची खर्ची तो हर जो है जिले में जो है मशहूर था। अब वो किसके लिए था ये अलग बात है सर। कोई ऐसी बात नहीं, ये आपको शायद गलतफहमी है सर। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, खर्ची पर्ची शब्द कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से कि प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्जा था 1966 से लेकर 2014 तक, जिसमें बहुत सारे काम हुए। मेडिकल कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, 4 पावर प्लांट हमने लगाए, एक हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया फतेहाबाद में। कोई ऐसा काम आप फैशन डिजाइनिंग का हमने किया, हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने बनाई, कैंसर इंस्टीट्यूट हमने खोले, और हमने कितना सारे काम किए हमने। आपने कमल हांडा जी जो 25 लाख रुपए आप लोग जो वादा किया है, 25 लाख रुपए का इलाज देंगे फ्री, उसको लोग हजम नहीं कर पा रहे। 25 लाख कैसे संभव है ऐसे अर्थव्यवस्था के दौर में? फिर तो हिमाचल वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी जैसा आपने वहां पर किया है। सर बात ऐसी है 25 लाख की, मैं पहले आपको इनका भी जवाब दे देती हूँ भाजपा का। आयुष्मान की जो योजना इन्होंने 5 लाख से 10 लाख कर दी, हमारी नकल इन्होंने करी है। इन्होंने सारे पॉइंट्स हमारे कॉपी किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं इन्होंने। हमने 2000 कहा तो इन्होंने 2100 कह दिया महिलाओं के लिए, 500 का सिलेंडर भी कह दिया। तो यानी कि इन्होंने स्वीकारा कि 10 साल से आप जनता को लूट रहे थे। अभी आपने बात की 25 लाख के उसकी इलाज की, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि किसी को बहुत मतलब भयानक बीमारी हो तो 25 लाख का मतलब इतना खर्चा आ सकता है। लेकिन वो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि 300 करोड़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पेंडिंग पड़ा है जो इन्होंने नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड ना तो सरकारी अस्पताल एक्सेप्ट करते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल, 300 करोड़ पेंडिंग है और अब वो कोई कार्ड नहीं लेते हैं। तो ये जितने झूठ फैलाते हैं इनकी आदत है। दामादों की बात और करप्शन की बात मैंने बताई आपको, सारे भ्रष्टाचारी तो इनके यहाँ भरे पड़े हैं। 5 लाख करोड़ का मालिक था अंबानी। 2000 ठीक है, वो नेशनल मुद्दों पे बात में है कमल जी। इतना बता दीजिए कि सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन? हुड्डा जी रहेंगे, शैलजा जी रहेंगी? आप सुन लीजिए ना, इन्होंने तो पहले ही तय कर दिया नायब सैनी बनेंगे। अब वो होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। आपका सीएम कौन है ये तो बता दीजिए। अरे मैं सर आप बात पूरी तो करने दीजिए, आप बीच में टोक देते हैं, बीच में बात तो आप नेशनल मुद्दे उठा रहे हैं। नेशनल मुद्दे तो वैसे ही चर्चा में है। नेशनल मुद्दे नहीं, मैं नायब सैनी मैंने बोला, आपने सुना नहीं क्या? मैंने सारे नेशनल मुद्दा, आयुष्मान का नेशनल मुद्दा है क्या? यहाँ पहलवान किसान और जवान का नेशनल मुद्दा है क्या? क्या हमारे 5500 हर साल हमारा हरियाणा का युवा किसान का बेटा जाता था सरहदों की रक्षा करने के लिए, अब सिर्फ 250 रह गए हैं। यानी कि हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। ये क्या मुद्दा नहीं है हरियाणा का? कैसी बात कर दी सर आपने? मैं बता रही थी, आपने क्या सर आपने डाइवर्ट कर देते हैं आप बात, जरा सवाल दोहराइए जरा। सवाल यह है कि जिस तरह से जो है सीएम की बात चल रही है, शैलजा जी नाराज हैं। सीएम का चेहरा जी वो ऐसा है, उसमें विधायक दल भी तय कर सकता है और साथ में आला कमान की मोहर लगेगी, तब हमारा सीएम तय होगा। ठीक है जी। आई होप आई हैव क्लियर्ड यू, आई हैव क्लियर्ड माय स्टैंड ऑन यू, आई हैव क्लियर्ड माय स्टैंड। ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास। सुकृति जैन साहब, देखिए मुद्दे तो हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, वहां से लौटे, उन्होंने कहा हरियाणा के जो युवा जो है, हमने उनकी दुर्दशा देखी, वहां पर जो है जो डंकी के जरिए जो है वहां जा रहे हैं,
विदेशों में पलायन हो रहा है, ये जो 10 साल की जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार है वो रोजगार दे नहीं पाई, ये लोगों को दिल को टच कर गया, छू गया लोगों को कि किस तरह राहुल गांधी जो है युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर तो बहुत मुश्किल है बीजेपी को जवाब देना। और वैसे भी खट्टर साहब को आपने साइड कर दिया है और वो साइड होने को तैयार नहीं है, बीच में अब बयान दे रहे हैं। खट्टर साहब ही पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपने जो विकास किया है हरियाणा में और जनता के बीच में आपको ही विश्वास पैदा करने का दायित्व है, तो वो उसको काम पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जहां बेरोजगारी और अन्य चीजों की जब बात होती है तो कांग्रेस के पास में तो कुछ टाइप मुद्दे हैं जिसका जो है वो उनको हर जगह प्रचार प्रसार करना है। अरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह औद्योगिकीकरण हो रहा है, सारे लोगों का जो जिसकी योग्यता रखता है उसको उस तरह का उसको रोजगार मिल रहा है। और निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ने के उपरांत में जो है कुछ न कुछ लोग रहते हैं तो औद्योगिकीकरण के साथ उनको रोजगार के साधन भी मुहैया करा दिए जाते हैं। लेकिन ये तो एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है कि कुछ भी कह दो फिर इसके बाद जो है भाजपा जवाब देती फिरेगी, ऐसे उससे कुछ नहीं होता। खट्टर जी ने जो विकास किया है उस विकास के मुद्दे पर जो है उनको उनकी सरकार फिर हरियाणा में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कौन मुख्यमंत्री होगा ये विधायक दल के लोग तय करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा उसकी मोहर लगेगी। ये आने वाले समय में उनके द्वारा जो काम किए गए हैं आपके सारे प्रवक्ता भी यही कहते हैं कि नायब सैनी सीएम होगा, आप कैसे मुकर रहे हैं इस बात से? अरे आप कैसे डिसाइड कर दोगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो तो विधायक डिसाइड करेंगे, आप तो पार्षद भी नहीं हो। आप कह रहे हैं, अब आप हमारी वही तो मैं कह रहा हूँ अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब निर्वाचन होगा तो विधायक तय करेंगे ना मुख्यमंत्री कौन है, खट्टर साहब बनेंगे कि सैनी जी बनेंगे, कौन बनेंगे? आपके प्रवक्ता सारे ये बोल कर जाते हैं कि नायब सैनी सीएम होगा, आपके सारे प्रवक्ता बोल जा रहे हैं, आप कहाँ से उतर आए महानुभाव? अरे आप तो पार्षद भी नहीं हो तो महापौर तय कर पाओगी, वो तो विधायक तय करेंगे ना, विधायक जो बनेंगे वो तय करेंगे ना। मैं तो कह रही हूँ महानुभाव, आप ये बात कहाँ से ले आए कि नायब सैनी सीएम नहीं होंगे? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। सुकीर्ति जैन साहब, नायब सैनी तो चेहरा है बीजेपी का इस समय सीएम का। बनवाएंगे, बहुमत आएगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप ये पूछिए ना आप इनसे सर। ठीक है, वो शायद उनकी जबान फिसल गई। नायब सैनी तो सीएम का चेहरा है वहां पर। रिजल्ट नहीं आता था तब तो आप खूब भाषणबाजी कर लीजिए, जनता जो डिसाइड करेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह मध्य प्रदेश में भी पहले बोलते थे कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो जब भाजपा का बहुमत आ गया सब देखते रह गए थे, इसी तरह हरियाणा में भी होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राकेश भड़ाना जी, देखिए आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि जो मुख्य मुकाबला है जनता की नजर में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। चलिए 2 मिनट के लिए अगर आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा आप साइड में रख दें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है सरकार बनने की पोजीशन में आ पाएगी? आप कैसे, अभी चुनाव हुए नहीं, वोट पड़ी नहीं, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में? ये तो आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप एंकर को आप ऐसी बातें कर रही दिखती है। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में लड़ रहे हैं, चलो छोड़ो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारी बहन जो बात कर रही थी आम आदमी पार्टी की, मैं इनसे थोड़े से सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा इनसे कहना कि चुप रहे। जो कांग्रेस है वो डूबता हुआ जहाज है, मैं नहीं कह रहा, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। इनके बड़े बड़े नेता जो इस पार्टी को छोड़ के भागने लगे, जब कुलदीप बिश्नोई जाने लगे, रेणुका बिश्नोई चली गई, किरण चौधरी चली गई, राव इंद्रजीत चले गए, धर्मवीर चले गई, सारे छोड़ के भाग रहे, तभी पार्टी को लोग छोड़ के जाते जब डूबता हुआ जहाज रहता है। सेकंड बात मैं एक और करना चाहता हूँ, ये दलितों की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ इनसे बड़ा विरोधी दलितों का कोई नहीं है। 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। राकेश भड़ाना जी, भाषण का समय खत्म हो चुका है, चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया, हम आपसे जमीनी हकीकत जानना चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुकाबले में नहीं है। पांडे जी, ये जमीनी हकीकत बता रहे थे क्या जब ये विदेशों की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे?
मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जमीन चुनाव में कहां पर है बताइए आप मुझे, कौन सीट जीत रहे हैं आप? हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। ये तो आप कहेंगे, ये तो आप कहेंगे, ठीक है, आपका धर्म बनता है प्रवक्ता होने के नाते सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत तो बताएंगे ना आप ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। सुन ही रहे आप क्यों नहीं सुन रहे? वो आधे घंटे से बोल रही थी आपके उनके बीच में, जो आप नहीं बोले। मैं आपको ही पूरा मौका दूंगा बोलने का, मैं आपको ही पूरा मौका दूंगा, लेकिन हरियाणा की राजनीति बताइए ना हमको, हरियाणा की राजनीति समझाइए अपने आम आदमी पार्टी के हिसाब से। अरे कैसी बात कर रहे हो पांडे जी? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जो देशों की बात कर रहे थे उनसे आप देश की बात। अरे वो क्या कर रहे हैं छोड़ो यार, आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझाओ क्या कर बता रहा हूँ मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ वही बात करूंगा ना। वो एक हरियाणा के मुद्दे बताइए, कितने सीटों पे आप लोग जो है मजबूत हैं? हम 90 के 90 में मजबूत है। 90 मजबूत है। यही चुनावी भाषण है आपका। बीजेपी जो है वो 10 साल सरकार चला रही है, वो एक भी सीट मजबूत नहीं है। अरे मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सुन लो पहले। हरियाणा में तीसरे नंबर पे वोट आई है हमारी अभी लोकसभा में, आपको नहीं पता क्या? और मजबूत क्या होगा? 90 सीट जीत रहे हैं आप लोग की तरह है क्या? बीएसपी की तरह है क्या? 90 के 90 सीटें जीत रहे हैं आप। 90 के 90 में मुकाबला है। हम सरकार बनाएंगे, जीतने और हारने की जितना तय करेगी ना आप तय करोगे ना मैं। कितने सीटों पे आपको जीत की उम्मीद है? हम कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। अब समाज से आपकी बातों पे आप ही तय करोगे क्या यहाँ बैठ के कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? अरे कुछ ऐसी बात तो करें जो जनता को समझ में आए, गले उतरे, कुछ तो बताइए ना। जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही? हम इनकी तरह झूठे वादे कर रहे हैं क्या? झूठे वादे करते हैं इनकी तरह करें क्या? आप कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में बताए क्या इन्होंने पिछले 10 साल में क्या, बीजेपी बताए इन्होंने 10 साल में क्या किया। इनके प्रधानमंत्री आते हैं, वो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि इनकी सरकार ने क्या किया। वो तो करने, बिजली पे इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने चिकित्सा पे इन्होंने क्या काम करा, शिक्षा पे इन्होंने क्या काम करा, विकास पे इन्होंने काम करा, वो तो बता नहीं रहे। देश की बात करते, 370 की बात करते, रॉबर्ट वडेरा में बात करते, कभी किस में बात करते। अरे हरियाणा के मुद्दों पे आओ ना, इनसे क्या हरियाणा के मुद्दों पर बात करें? आप बताइए हरियाणा के मुद्दे क्या क्या, कौन से मुद्दे इस समय चल रहे हैं? मैं तो हरियाणा के सारे मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मैं तो बीजेपी से पूछ रहा हूँ, शिक्षा पे क्या काम करा हमने? दिल्ली और पंजाब में शानदार स्कूल बनाए, हम हरियाणा में बनाएंगे। हमें चिकित्सा पे बात करना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक अपने दिल्ली और पंजाब में बनाया, हम हरियाणा में बनाएंगे। तो ये शिक्षा, चिकित्सा, पानी की बात हम करना चाहते हैं, बिजली की हम कर, ये तो मुद्दे। और मुद्दे क्या? रोजगार के इन्होंने कहा कि 25 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गए वो रोजगार? इन्होंने कहा कि क्राइम खत्म करेंगे। आज हरियाणा में सबसे नंबर 1 हरियाणा क्राइम पे आ गया। अरे हरियाणा के मुद्दों पे बात करो, मैं तो हरियाणा के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है विजय दुबे जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में किस दौर की लड़ाई लड़ रही है? आमतौर पर जो है कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के वोट है वो काटने की कोशिश में आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। देखिए, पहले जो चुनाव के पहले जो अलायंस की बात चल रही थी वो ये था कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है एक गठबंधन होने जा रहा है, और उसमें कांग्रेस ने कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के लिए देने के लिए 3-4 सीटें दे रही थी, 3-4 सीटें जी, 5 सीटों के ऊपर बात थी। लेकिन जो है वो गठबंधन अल्टीमेटली नहीं हुआ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि साहब हम जो है पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटें मांगे थे, पहले 20 मांग रहे थे, फिर 10 पे आगे बात जो है अटक गई। इन्होंने 10 से नीचे नहीं उतरे और 9 पे अटक गए थे ये, और उसके बाद जो है इन्होंने सारे प्रत्याशी उतार दिए। ये हकीकत थी। अब ये कह रहे हैं 90 के 90 सीटें जीत रहे हैं। हाँ। अब एक दूसरा और पक्ष भी है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जो है वो, जैसा उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि भाई अगर 3 महीने पहले मुझे जमानत मिल जाती तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अब हमारे पास इतना काम करने का समय नहीं है, हम इतना काम नहीं कर पाए हैं कि हम सरकार दे सकें। तो अब उनका ये कहना है कि हमारे सपोर्ट के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। तो अब राकेश जी जैसा कह रहे हैं कि भाई हम 90 पे लड़ रहे हैं और 90 पे मजबूत है, लेकिन उनके जो मुखिया हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और अभी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि भाई हम सपोर्टिव रहेंगे और हमारे बगैर नहीं बन पाएगी। इसका मतलब कि निश्चित तौर पे आपने स्वीकार किया कि जो है हरियाणा में जो स्थिति हमारी है वो हम एक सपोर्टिव पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस के साथ या जिस पार्टी के साथ भी वो चाहेंगे, जिनके साथ खड़े होना चाहेंगे वो खड़े होंगे। तो अब जीतने वाली जो स्थिति है, निश्चित तौर पे पार्टी ने मान लिया है कि हम जो है बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, और जो सीटें जीतेंगे उस पे हम विपक्ष, या अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन की पार्टियों के साथ, जैसे कि जेजेपी की स्थिति थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में, शायद ऐसे कहीं खड़े होने की स्थिति में आए। लेकिन ये अभी तक श्योर नहीं कहा जा सका, क्योंकि अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन
बहुत मजबूती के साथ में पिछले विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का देखने को नहीं मिला है हरियाणा में। एक राकेश बात। दूसरी बात है कि जी। जो इसी पे थोड़ा इससे जवाब असल में- राकेश राणा जी, यही हम आपसे पूछ रहे थे कि आप जब किंग मेकर बनने जा रहे हैं तो आपकी नजर में जो आप किंग मेकर बनेंगे, जो 2-4 सीटें जीतेंगे आप लोग या ज्यादा, तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? ये पूछना चाह रहे थे। आप कह रहे 90 सीटें हम जीत रहे हैं, जो सही जवाब है उसके आसपास थोड़ा दीजिए, बोलिए, आपको पूरा मौका है बोलने का। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है आवाज संपर्क चला गया उनसे। जी विजय जी, पूरा करिए। देखिए, जो अभी वर्तमान सिनेरियो है उसमें एक जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा के चुनाव रिसेंटली हुए हैं उन्होंने हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीजों के इंडिकेटर्स ओपन कर दिए। जो इंडिकेटर्स हैं वो ये क्लियर बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने अपने पास हासिल की या वो टारगेट लक्ष्य हासिल किया, तो लोगों का रुझान है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूंकि वहां सत्ता में पहले से थी, इसके पहले केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई, तो एनडीए ऑलरेडी दोनों जगहों पे, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अगर बढ़त मिली तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर माना जा सकता है कि कांग्रेस की ओर रुझान है। लेकिन जो हरियाणा की स्थिति है उसमें चूंकि ये भी माना जाता है कि बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार अभी अपने अपने क्षेत्रों में कुछ जगहों पे जीतने की स्थिति में आते हैं और कोई 2-4-5 सीटों का जो डिफरेंस है वो आपको कहीं बीएसपी या जो जेजेपी इनके पास भी चला जाएगा, तो ये छुटपुट जो सीटें जाएंगी बाहर, वो क्या कांग्रेस के बहुमत को हासिल करने में कहीं ना कहीं डेंट करेंगे क्या? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी बिल्कुल। राकेश भड़ाना जी, आप युवा हैं और बहुत जोशीले हैं और आप अपने पार्टी को, आपको जो है उसकी बात रखना आपका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बहस में आते हैं तो जो हकीकत होती है वो भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए एक अच्छे नेता को। यहां पर सवाल यह है कि जब केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि हम लेट हो चुके हैं चुनाव, जेल से आने में चूंकि देरी हो गई, वरना हम जो है मुख्य मुकाबले में होते, तो यहां पर सवाल यह किसी न किसी को समर्थन देंगे आप, आपको 2 सीटें मिले, 4 सीटें मिले, 10 सीटें मिले, 20 मिले, तो जब आप देंगे तो आपकी नजर में कौन रहेगा, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा था। पांडे जी, मैं इस सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि तो सिर्फ नेता तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। परंतु जिस तरीके से माहौल अब हरियाणा में बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कारगुजारी सब लोगों को पता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब लोग हरियाणा में न जात पे न पात पे, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी की जो गारंटी है उससे लोग भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात पे लगी हुई है, वो रोहतक पे लगी हुई है और वो जाट और नॉन जाट पे लगी हुई है। मैं अभी पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, ये हमारे बारे में आपने मेरी बात काट दी थी, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर दलित विरोधी है तो ये लोग है। 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष से पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि लाठियां इन्हीं के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने लाठियां चलवाई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, कौन नहीं जानता। ये दलितों के हितैषी बनते हैं, ये दलितों के सबसे ज्यादा विरोधी है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लिए पांडे जी, ताकि पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की अगर सबसे ज्यादा राजनीति अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस ने की। पूरे हरियाणा में 70 से 80% नौकरियां रोहतक में लगा करती थी, एक ही जाति के लोगों को ये नौकरियां लगाया करते थे, कौन नहीं जानता इस बात को हरियाणा में। परंतु यहाँ बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा के लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल है और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है और नीयत है वो बिल्कुल साफ है। ठीक है कमल हांडा जी, वही बात उठाई इन्होंने भी, खर्ची पर्ची वाली। आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं जमीन पे तो है। नहीं है सर, मैं बता रही हूँ, ये इन्होंने अपने केजरीवाल जी के 50 मंगल की बात नहीं करते, 10 लाख के जो वो थे पर्दे, उनकी बात नहीं करते जो उन्होंने शीश महल बनाया दिल्ली में। खट्टर जी ने भी अपना मिनी स्विट्जरलैंड बनाया पंजाब और दिल्ली के बीच में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा इतनी बौखलाई हुई है इस वक्त की ये नोटों की इनकी गाड़ियां पकड़ी गई पानीपत में और इन सामान बांटा जा रहा है, बाकायदा वीडियो है। सर सुनिए सर, मैं हरियाणा बात कर रही हूँ। मैं हरियाणा से बाहर नहीं जा रही हूँ। कभी कहाँ ले जाती हूँ, नहीं, कहाँ से लेके जाती हूँ मैं,
आप भाजपा जो बातें कर रही है उसका जवाब नहीं दूंगी क्या मैं कि ये करतूतें क्या कर रहे हैं जो कहते हैं। अरे आप हरियाणा की बात करो, हरियाणा में क्या हो रहा है? आपने अपने 10 साल के शासन में क्या किया? आपने कितनी नौकरी हरियाणा में दी? मैंने आपने रोहतक के अलावा कितनी 3.5 लाख नौकरियां दी थी। 70% नौकरी आपने रोहतक में दी। आप पूरा हरियाणा की बात को जानता है। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ बैठ के ऐसी भ्रांतियां सुनिए सर, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, 10 साल से सुन लीजिए। अगर हरियाणा में तो ठीक है राकेश जी, उनको बोलने दीजिए। राकेश जी बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। बोलिए कमल जी, बोलने दीजिए ना, सवाल पूछे तो। हाँ बोलिए कमल जी, बोलिए। जी, इन्होंने एक राइमिंग वर्ड पकड़ लिया है। पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का हरियाणा का लाल केजरीवाल SYL के मुद्दे पर इनके मुंह में भी दही जम जाता है। अशोक तंवर तो आपके पास भी ऐसे क्या हुआ उनका? आपने भी क्या मार के भेजा था क्या उनको? आपने भी डंडे मारे थे क्या? बताएं जरा। पूरा हरियाणा जानता है गांडा जी, पूरा हरियाणा जानता है। अरे जाने दीजिए सर, सुनिए, मुकदमे दर्ज हो गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ, मुकदमा दर्ज करा दिया था। पूरा हरियाणा जानता है। सर में चोट लगी थी, राहुल गांधी देखने आए थे उनको। आपको पता ही आपके लिए। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। फिर आप राकेश जी सुन लीजिए ना, क्या करें? राकेश जी सुन लीजिए, बोलिए कमल जी बोलिए। हाँ जी, मैं बता रही थी कि बीजेपी अकेली नहीं लड़ रही है हरियाणा में। मैं बता दूं इनके सहयोगी घटक दल कौन कौन सी है। गोपाल कांडा का ऑन एयर बयान है मेरे पास, अभी भी वीडियो है, आप कहेंगे मैं दिखा दूंगी कि ये बसपा भी इनके साथ ही, यूपी में भी बसपा, इनेलो और वो आपके गोपाल कांडा जी, साथ में उधर से जेजेपी भी किसी के चंद्रशेखर जी को लेकर आई। बिजली पे क्या काम करेंगे? चिकित्सा पे क्या काम करेंगे? महिला सुरक्षा पे आप क्या काम करोगे? आप क्या काम करोगे तो बता दो। आपको कभी कांडा में पहुंच जाते हो, कभी तो घोषणा पत्र उनको दे दिया। राकेश जी घोषणा पत्र दे दिया है। बोले कमल जी, समय कम बचा है। पढ़ लेना, नहीं पढ़ना आता तो किसी से पढ़वा लेना भाजपा के प्रवक्ता जी आप। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में भी तानाशाही है। कुमार विश्वास को निकाल दिया और 200 करोड़ लेकर सुशील गुप्ता को राज्यसभा की सीट दी इन्होंने। हमारे बारे में बात करने से पहले सोचते हैं जरा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ये कह रही थी कि खट्टर जी जैसे कहते हैं कि उन्होंने कमान संभाल रखी है, उनको चिढ़ तो मची हुई है कि भाई हाँ मुझे सीएम के पद से हटा दिया और नायब सैनिक को बना दिया। आजकल वो बंद कमरों में, धर्मशाला में या किसी मिलन पैलेस नारायणगढ़ में भी उन्होंने 300-400 लोगों की भारी भरकम भीड़ के साथ जो है वो जनसभा कर रहे हैं। ठीक है कमल जी, आखिरी सवाल है, क्या शैलजा जी आ रही हैं, पदयात्रा में आ रही हैं? राहुल गांधी की पदयात्रा में शैलजा जी शामिल होंगी? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। भारत जोड़ो यात्रा में भी थी, न्याय यात्रा में भी थी, वो सब साथ आएंगे। और सब कांग्रेस के लिए वोट मांगने, कोई अलग नहीं है उसमें। ठीक है, आपने ठीक है सुकीर्ति जैन जी, शैलजा वाला मुद्दा बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया और बीजेपी लगातार उठा रही थी। अगर वो कल पदयात्रा में शामिल हो जाती हैं तो दलित वोटों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हरियाणा में। पांडे जी, आप एक बात समझ लीजिए कि चाहे दलित वोट हो, जाट वोट हो, ये स्वयं निर्णय लेकर अपना मत देता है। शैलजा जी आए अथवा ना आए, जिसको कांग्रेस को वोट देना कांग्रेस को देगा, भाजपा को देना भाजपा को देगा, आम आदमी पार्टी को देना आम आदमी पार्टी को। क्योंकि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कुछ विरोध है तो हमारी सरकार हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अंत में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का ही आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जानती है, चुनाव जीतना भी जानती है। ठीक है सुकीर्ति जी, ठीक है, समय खत्म हो चुका है। हरियाणा का चुनाव अभी भी बहुत घमासान मचा हुआ, अंतिम दौर में क्या कुछ हो सकता है, 15% फ्लोटिंग वोटर किसकी तरफ जाएगा ये तय करेगा। आखिरी हफ्ते में चुनाव प्रचार कैसा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाए। दुनिया यहां मौजूद हर रंग को देखे, जाने, महसूस करे और उसे जिए। ऐसे में पंजाब की मिट्टी में मौजूद वीरता और शहादत का रंग कोई कैसे भूल सकता है। खासतौर से शहीद आजम भगत सिंह की दिलेराना शहादत का रंग।